हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूँकि एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस में इससे 8 से 10 मार्क्स के तक के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये रिलेटिवली बहुत ही ईजी है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले थ्योरी ऑफ लाइट, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स एंड लाइट रेज, थर्ड में इक्वेशन ऑफ लाइट वेव, फोर्थ में रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव एंड एम्पलीट्यूड, फिफ्थ में सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स एंड सिक्स्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कुछ फॉर्मूला और डेरिवेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चूंकि हम लोग थ्योरी ऑफ वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहले चला पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अंदर ये माना गया कि लाइट जो है ये पार्टिकल से बने हुए हैं और इस थ्योरी को सबसे पहला प्रपोज किया था पियर गैसेंडी नाम के एक साइंटिस्ट ने। ये एक एटॉमिक फिजिसिस्ट थे। उसके बाद न्यूटन आए, इन्होंने 1675 में ये थ्योरी प्रपोज करी थी। इसके बाद न्यूटन आए और 1704 में उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स। इसके थ्रू इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल से बना हुआ है और इसी पे पार्टिकल को मानते हुए इन्होंने एक्सप्लेन करा रिफ्लेक्शन को। हालांकि अदर प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट थी वो फेल हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैप्लस। उन्होंने भी पार्टिकल थ्योरी पे ही जोर दिया और इन्होंने ब्लैक होल जैसी भी बात की कि पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण ब्लैक होल की उन्होंने उस वक्त कल्पना की थी। इसके बाद आए रॉबर्ट हुक और इन्होंने बात की वेव नेचर ऑफ लाइट की। लाइट और इन्होंने कहा कि जो लाइट वेव्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस बात में कहीं ना कहीं दम था, क्योंकि हम लोग अभी भी पढ़ते हैं कि जो लाइट में जो हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट करती हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजन और इन्होंने कहा कि लाइट एक वेव है। हालांकि वेव की इन्होंने बात की, लेकिन उस वेव को इन्होंने कहा लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अब चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है तो बात आई कि स्पेस में कैसे ट्रेवल करती है लाइट। तो कहा गया कि ये लाइट जो है वो वेव है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है और ये ट्रेवल करती है एक हाइपोथेटिकल मीडियम में। हाइपोथेटिकल मीडियम इन्होंने माना और उस मीडियम को नाम दिया ईथर, कि लाइट जो है ईथर के थ्रू ट्रेवल करती है। हालांकि बाद में ईथर की बात बकवास हो गई और
बाद में लाइट को कहा गया कि लाइट ट्रांसवर्स होता है, तो हम लोग आगे वो देखेंगे ही। इसके बाद आए फ्रेनेल। फ्रेनेल हम लोग डिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ते भी हैं फ्रेनेल के बारे में। फ्रेनेल ने कहा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इन्होंने पोलराइज करवाया और इन्होंने कहा कि सिर्फ ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। तो फ्रेनेल ने ये बात करी। इसके बाद आए फैराडे। फैराडे ने 1847 में कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 1847 में फैराडे ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। इसके बाद मैक्सवेल आए और हर कोई जानते होंगे मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस दिए, जिसमें से एक भी इक्वेशन मैक्सवेल के खुद के नहीं थे। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा एक अलग से चैप्टर ही होगा, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो इन्होंने 4 इक्वेशन दिए और उस इक्वेशन की मदद से इन्होंने प्रूव की लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। और फिर इसके बाद आए हर्ट्ज, और हर्ट्ज ने कंफर्म किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्होंने जनरेटेड एंड डिटेक्टेड रेडियो वेव्स। इन्होंने रेडियो वेव्स को बनाया और रेडियो वेव्स ही बाद में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, रडार के लिए, सब कुछ के लिए। इसके बाद प्लैंक आए और उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी और उन्होंने कहा कि लाइट के अंदर बहुत सारे वेव पॉकेट होते हैं और एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। वेव पॉकेट्स की इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। और सबसे लास्ट में आए हमारे आइंस्टीन साहब और इन्होंने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और वहाँ इन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। फिर बाद में डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली ने भी बताया कि कोई भी पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा ही होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर कोई जानते हैं कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन होता है। बाकी बहुत सारे फेनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सबों को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट जो है वो समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हो गई कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो यहाँ तक था हमारा थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने ब्रीफ में देख लिया कि थ्योरी ऑफ लाइट किस तरह से इवोल्यूशन हुआ इसके अंदर और फिर फाइनली क्या इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे कि लाइट, चूँकि अब कहा गया कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है, तो दोनों को इंटर रिलेट कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि हम लोग पार्टिकल और वेव को इंटर रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम लोग ये करते हैं, रिलेशन
between energy of light as a wave and as a particle। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सिंपल दो इक्वेशन जानेंगे कि अगर लाइट वेव है और अगर लाइट पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी इक्वल टू mc², और वेव है इसकी एनर्जी इक्वल टू h न्यू, और दोनों को हम लोग कर देंगे इक्वेट, mc² इक्वल टू h न्यू। तो मास ऑफ लाइट पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, ये हो जाएगा h न्यू बाय c²। और अगर हम लोग मोमेंटम निकालने चले तो p इक्वल टू h न्यू बाय c, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं h बाय लैम्डा। तो ये हमने रिलेट करा वेव्स एंड पार्टिकल के एनर्जी को। अगला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइट। इक्वेशन ऑफ लाइट वेव्स। यहाँ हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि उसको कंप्लीट डेरिवेशन करने के लिए और उसके डिटेल में जाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेव्स चैप्टर। तो हम लोग वो नहीं करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोग सीधे वेव चैप्टर में जो डेरिवेशन है, जो एंड रिजल्ट है, हम लोग उसको यहाँ पे सीधा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ वेव ले रहे हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जहाँ पे a y जो है वो एम्पलीट्यूड है, a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड टी टाइम है। हम लोग अगर इसका ग्राफ खींचें तो हम लोग ग्राफ देख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। So this is the graph। और हम लोग यहाँ देखें, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये है हमारा a, ये y और ये y और ये t, ये हमारा वेव हो गया। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है लाइट की वो एम्पलीट्यूड से किस तरह से रिलेटेड है। ये वेव में डेराइव किया जाता है, यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग सीधा एंड रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंटेंसिटी को अगर हम लोग आई लिखें तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आई इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर। और अगर हम लोग आई मैक्स लेना चाहें तो हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर, सिंस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं वाई मैक्स इक्वल टू ए, बिकॉज साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, तो वाई मैक्स इक्वल टू ए, सो इंटेंसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इंटेंसिटी होता क्या है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। अब अगर हम एक पॉइंट सोर्स लें, उसका वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा, तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं इंटेंसिटी, तो I इक्वल टू पी बाय ए
तो एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू P बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि फॉर अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी विल बी, एंड 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर करना है। जबकि यही अगर लाइन सोर्स रहेगा, अगर लाइन सोर्स होता है तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट बनेगा कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल। दिस इज आर लाइन सोर्स। तो यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल टू P बाय A, इंटेंसिटी इक्वल टू P बाय 2 पाई आर H एंड I विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ से हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के केस में पाई इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, जबकि इन केस ऑफ लाइन सोर्स इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं जो है सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। हालांकि कोई भी वेव सुपर इम्पोज कर सकती है, लेकिन हम लोग लाइट वेव के लिए भी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि पहला लाइट वेव है y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरा है b साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहाँ पे कि 5 है फेज डिफरेंस। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। A और B है हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों वेव y1 एंड y2 को जब हम लोग सुपर इम्पोज करवाएंगे तो हमें मिलेगा एक रिजल्टेंट वेव जो कि होगा y। तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। यहाँ हम लोग पूरा डेरिवेशन के अंदर नहीं जाने वाले हैं, यहाँ हम लोग सिंपली जो एंड रिजल्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं कि a का क्या वैल्यू होगा और डेल्टा का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे a का और डेल्टा का वैल्यू हम लोग बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते थे मैकेनिक्स में और उसका वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे हमारा दो वेक्टर हो गया a b और दोनों के बीच का एंगल हो गया ये फाई, दैट इज़ फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग a को लिख सकते हैं, a हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो ये हो गया हमारा a। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे कि हम लोग दो वेक्टर को जोड़ा करते थे। और यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू भी हम लोग सेम वैसे ही निकालेंगे। टेन डेल्टा इक्वल टू बी साइन फाई बाय ए प्लस बी कॉस फाई। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से a भी निकाल सकते हैं और डेल्टा भी निकाल सकते हैं। हमारा रिजल्टेंट वेव हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को याद रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस पे। सुपर इम्पोजिशन का ही इस्तेमाल होता है इंटरफेरेंस में, इसीलिए हमने पहले सुपर इम्पोजिशन पढ़ लिया। अगला टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में मान लेते हैं कि दो वेव आके इंटरफेयर कर रही है इस पॉइंट पे।
ये वेव है y1 इक्वल टू a cos ओमेगा 1 t प्लस फाई 1, और ये वेव है y2 इक्वल टू b cos ओमेगा 2 t प्लस फाई 2। दो कंप्लीट डिफरेंट वेव हमने लिए। अब अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट वेव, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड लें i रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगा k इंटू दिस, ये y रिजल्टेंट है, तो इसका ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड एंड ये हमारा इंटेंसिटी। तो I इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इंटेंसिटी निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। I इक्वल टू k y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। I इक्वल टू हो जाएगा k y1 स्क्वायर प्लस k y2 स्क्वायर प्लस 2k y1 y2। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो टर्म है ये y1 और y2 दोनों को कंटेन कर रहा है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। अब चूंकि इंटरफेरेंस टर्म है तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर इंटरफेरेंस की हम लोग बात ही क्या कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस टर्म हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2k y1 y2 को हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। यहाँ पे 2k y1 y2 को हम लोगों ने जब ऐड करा, चूँकि ये बड़ा डेरिवेशन है इसीलिए हमने पहले से करके रखा हुआ था, यहाँ पे इसको हमने करा तो 2k a1 a2 cos ओमेगा 1t फाई 1 इंटू कॉस ओमेगा 2t फाई 2। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं y1 y2 का वैल्यू, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा 1t फाई 1, y2 इक्वल टू b cos ओमेगा 2t फाई 2। तो y1 y2 इसको हमने सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे k a1 a2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर गया 2 cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 इंटू कॉस ओमेगा 2t फाई 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाया, तो k a1 a2 हमारा कॉमन है, अंदर आ गया cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 ओमेगा 2t प्लस फाई 2 प्लस cos ओमेगा 1t प्लस फाई 1 माइनस ओमेगा 2t माइनस फाई 2। इसको रीअरेंज करा हम लोगों ने, तो cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यहाँ कॉमन आ गया t प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 यहाँ से, और cos ओमेगा 1t फाई 1 यहाँ से ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t ले लिया हमने, और यहाँ से फाई 1 माइनस फाई 2 ले लिया। अब k a1 a2 को हमने अंदर करा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं k a1 a2 cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t प्लस फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस k a1 a2 cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t फाई 1 माइनस फाई 2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये भी फंक्शन ऑफ कॉस है, और ये भी फंक्शन ऑफ कॉस है। अब चूंकि ये वेरी कर रहा है, कॉस है तो ये वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है, तो इसीलिए हमें लेना पड़ेगा इसका, वी विल हैव टू टेक एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस। एक चीज़ याद रख लीजिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस एक्स 0 होता है और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स हाफ होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नहीं तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर ये देखें ये भी कॉस का फंक्शन है और ये भी कॉस का फंक्शन है, तो दोनों ही हो जाएंगे हमारे 0।
अगर दोनों जीरो हमारे हो गए तो इंटरफेरेंस टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंटरफेरेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो जो ये फर्स्ट टर्म है, जो ये वाला फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग कह देते हैं टर्म 1, और ये वाला हमारा सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसको जीरो होना ही होना है। फर्स्ट टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टर्म हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाए तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1, तो वो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। दूसरा बचा, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, के A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, क्योंकि ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा जीरो। अब अगर फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, तो कॉस फाई 1 माइनस फाई 2 का एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि इफ टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी and stable phase difference, अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है, तो इंटरफेरेंस द टू वेव्स कैन हैव इंटरफेरेंस। ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही जो दो सोर्स हैं, सो द टू सोर्स which emit waves of same frequency and have stable phase difference are known as कोहेरेंट सोर्स। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंटरफेरेंस चाहते हो तो सोर्स को कोहेरेंट होना पड़ेगा। कोहेरेंट सोर्स ही इंटरफेरेंस करा सकते हैं। अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन जो कि ये हो गया हमारा कंडीशन, कहाँ पे, ये। तो इफ टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव स्टेबल फेज डिफरेंस, तो ये दोनों वेव को अगर हम लोग सुपर इम्पोज करवाएंगे तो इंटरफेरेंस टर्म हमारा जीरो नहीं होगा, मतलब वेव इंटरफेयर करेंगी। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ रिजल्ट्स। जैसे कि अगर दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इन दोनों वेव को देखें तो सेम फ्रीक्वेंसी है और फेज डिफरेंस इक्वल टू फाई है, जो कि स्टेबल है। तो यहाँ पे ये दोनों वेव इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेरेंस विल ऑकर और रिजल्टेंट वेव y इक्वल टू दिया जाएगा y1 प्लस y2, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई।
ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। नाउ हम लोग जानते हैं कि cos फाई का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ए मैक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कब, जब cos फाई, इफ cos फाई इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा ए मैक्स। cos फाई इक्वल टू 1 होने का मतलब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई। मतलब बोले तो फाई इक्वल टू 2n पाई। तो a will be maximum if phi is 2n pi, that is phase difference is 2n pi। अगर हम लोग एक वेव देखें तो 2 पाई का फेज डिफरेंस पे, 2 पाई का फेज डिफरेंस पे पाथ डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालें तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n इंटू लैम्डा। चूँकि 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो फेज डिफरेंस यहाँ 2n पाई है तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा। और इस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी, स्क्वायर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा ये रहा। ठीक, नेक्स्ट ए मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कब, इफ cos फाई इक्वल टू -1। cos फाई -1 कब होगा, जब फाई इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि फाई जो है वो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई। तो यहाँ पे ए मिनिमम कितना हो जाएगा, ए मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a मिनिमम। तो यहाँ पे कब, व्हेन फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। यहाँ पे आई मिनिमम कितना हो जाएगा, वो भी के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा ये हो गया। एक ये है हमारा कब, जब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, दैट इज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन। और ये हो गया जब ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, दैट इज़ इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है। तो इंटरफेरेंस में यही होता है कि दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, तो सुपर इम्पोजिशन के कारण किसी पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, किसी पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे आगे की क्लास में, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस से ही आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।
स्टे कनेक्टेड। और अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।